मित्रों नमस्कार। लक्ष्य टू द पॉइंट में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं वक्फ एक्ट पे चर्चा कर रहा था और आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं वक्फ एक्ट की उन विवादित सेक्शंस पे जिसको लेकर के लगातार भारत की जनता के मन में आक्रोश है। और वो सेक्शंस यूपीएससी और यूपीपीसीएस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। साथ ही साथ यदि आप भारत के एक अवेयर या जागरूक नागरिक हैं तो ऐसी स्थिति में भी इन विवादित सेक्शंस को समझना होगा कि ऐसा क्या है इन सेक्शंस में जिसको लेकर के वक्फ एक्ट में संशोधन या अमेंडमेंट की मांग तेज हो गई है, और क्या है इसमें जिसको लेकर के सरकार ने इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंप दिया है। उन विवादित सेक्शंस को बहुत बारीकी से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन हो सकता है कि सेक्शंस की जो ड्रैकोनियन व्यवस्था है या जो ड्रैकोनियन प्रावधान है आप और हमारी जिंदगी में तबाही मचा के रख दें। एग्जाम में आए तो आप भले ही कर ले जाएं, अगर ना भी आए तो भी इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है कि बड़े ही डेंजरस प्रावधान हैं इस सेक्शंस के, इसके सेक्शंस के। तो आपको मैं लेकर के चलता हूं इसके उन विवादित सेक्शंस को समझाने के लिए। तो सबसे पहली चीज, आपने एक शायरी तो सुनी ही होगी कि इस बार भी शोलों ने मचा दी तबाही, इस बार भी शोलों को हवा दी गई होगी शायद। एहतराम इस्लाम की यह शायरी साबित कर रही है कि अगर किसी व्यवस्था को, किसी व्यक्ति को या किसी कानून को अगर ज्यादा शक्तिशाली बना दिया जाए तो निश्चित तौर पर वह जितना शक्तिशाली होगा उसमें डिस्ट्रक्शन के लक्षण भी उतने ही होंगे। ठीक यही बात यह शायरी कह रही है कि इस बार भी शोलों ने मचा दी तबाही, इस बार भी शोलों को हवा दी गई होगी शायद। तो क्या है इस सेक्शंस के प्रावधान, हम एक एक करके चर्चा करते हैं या विवादित या डिस्प्यूटेड प्रावधानों पे। तो बहुत दिल थाम के सुनते रहिएगा और इसको नोट भी करते रहिएगा। अगर आप विद्यार्थी हैं एस्पिरेंट से सिविल सर्विसेज के तो भी, और अगर आप देश के जागरूक नागरिक हैं तो भी आप इस लेक्चर को छोड़ नहीं सकते हैं यदि आप में थोड़ी सी भी अवेयरनेस है किसी भी चीज को समझने की। तो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। तो सबसे पहली चीज कि जब हम वक्फ एक्ट के विवादित सेक्शंस की बात करते हैं तो उसमें क्या है विवादित सेक्शंस जिसको लेकर के विरोध उत्पन्न हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे ही विवादित प्रावधानों के कारण जहां जहां पर इस्लाम मौजूद होता है और वह शक्तिशाली होता जाता है, अल्पसंख्यकों के लिए तबाही के रास्ते क्लियर करता चला जाता है। क्या बांग्लादेश के संविधान में भी इसके बीज मौजूद थे? क्या भारत के संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो बीज मौजूद थे कि जिसका सहारा लेकर के वक्फ एक्ट ने अपने सेक्शंस को तैयार किया? और ये सेक्शंस कहां तक सही है? तो सबसे पहली चीज जो इस पर पहला आरोप लगता है वह है कि क्या वक्फ बोर्ड की संपत्ति का इस्तेमाल केवल और केवल मुसलमान ही कर सकते हैं या फिर सभी भारतीय नागरिक इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को हमने पिछले लेक्चर में देखा तो उसमें सीधे सीधे बात स्पष्ट है कि वक्फ बोर्ड एक ट्रस्ट के रूप में कार्य करता है और एक ऐसे ट्रस्ट के रूप में कार्य करता है जिसमें कि कोई मुसलमान यदि संपत्ति अल्लाह के नाम पर दान कर दे तो उस संपत्ति को जन कल्याण के कार्यों में खर्चा किया जा सकता है, जैसे कि हॉस्पिटल बनाने के रूप में, जैसे कि मदरसे बनाने के रूप में, स्कूल बनाने के रूप में, मुसाफिर खाना या धर्मशाला बनाने के रूप में, और इनका प्रयोग सभी कर सकते हैं। किंतु इस वास्तविकता को जब हम गंभीरता से परीक्षण करते हैं तो इसमें सच्चाई कुछ और ही नजर आती है कि क्या इस्लाम इतना दयालु है जो दूसरे मजहब और दूसरे लोगों के प्रति या दूसरे पंथों के प्रति नम्र व्यवहार रखता होगा? क्या दूसरे पंथ के लोगों के प्रति उसमें दयालुता के लक्षण मौजूद हैं? फिर हम इसके सेक्शंस को समझते हैं। पहला विवाद तो यही उत्पन्न होकर के आ रहा है। तो क्या लफड़ा है? तो इसके लिए हमें जाना होगा कुरान की आयतों की तरफ। जी हां, कुरान की आयतें ही वे महत्वपूर्ण पक्ष है जिसको लेकर के कोई भी मुसलमान प्रेरणा लेता है। और जब वह दान करता है, जब वह ट्रस्ट के रूप में अपनी संपत्ति घोषित करता है तो निश्चित तौर पे यदि अल्लाह के नाम पर घोषित कर रहा है तो वह कुरान की आयतों को और कुरान के प्रावधानों को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। भले ही थ्योरी में दावा करे कि उसके द्वारा दान की गई संपत्ति सभी के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो आज मैं इसी कुरान की आड़ में पहला परीक्षण करता हूं, पहले पॉइंट का। इसके बाद हम उसके सेक्शंस को देखेंगे विवादित। तो सबसे पहली चीज, दावा क्या किया जा रहा है कि उसका प्रयोग हिंदू और मुसलमान सभी कर सकते हैं।
और इस्लामिक पैरोकार और स्कॉलर्स भी इसको साबित करने में लगे हुए हैं। तो इसी कुरान की आड़ में हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज, यह कुरान लिखा गया है, हिंदी ट्रांसलेशन है मौलाना मोहम्मद फारूक खां के द्वारा, और यह अल कुरान इंस्टीट्यूट लखनऊ से प्रकाशित है शायद। अब देखें अल कुरान इंस्टीट्यूट, जब हम इसको, मैंने इसकी धाराओं को देखा, इसके सेक्शंस को देखा, और उससे जब कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं किसको, वक्त एक्ट की धाराओं को, तो कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि दैट इज द एथिक्स ऑफ इस्लाम। और कोई भी मुसलमान इसमें दी गई एथिक्स को नजरअंदाज करके अपने कल्याणकारी कार्यों को नहीं ही करता होगा। तो क्या है इसमें, इसको जरा सा हम देख लें 2 मिनट में, बहुत दिल थाम के सुनते रहिएगा। तो सबसे पहली चीज, जब मैं इस कुरान की बात कर रहा हूं तो इस कुरान में क्या लिखा गया है, तो सबसे पहले जब हम आते हैं तो इसके, जब हम सूरा 9 को देखते हैं और सूरा 9 की आयत 28 को देखते हैं, तो इसमें सबसे पहली बात लिखी हुई है, यही लाइन है कि मूर्ति पूजक लोग नापाक होते हैं। जब मूर्ति पूजक लोग नापाक होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी मुसलमान अल्लाह के नाम पे जो संपत्ति दान दिया हुआ है, कैसे दावा कर सकता है कि वह सबके लिए इस्तेमाल की जाएगी, क्योंकि उसके लिए अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, चाहे नम्र मुसलमान हो या फिर सख्त मुसलमान हो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कुरान के दूसरे अगले सूरा और उसकी अगली आयत पे। तो जब हम इसके अगले सूरा 9 पे पहुंचते हैं तो इसकी आयत 123 क्या कहती है, तो इसमें लिखा गया है कि ओ मुसलमानों, तुम गैर मुसलमानों से लड़ो, तुम्हें उनसे सख्ती से मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है, गैर मुसलमानों के साथ सख्ती से मिलने की जब बात कही जा रही है कुरान के भीतर, तो जो अल्लाह के नाम पे संपत्ति दान की जा रही है उसका ये दूसरों के कल्याण के लिए इस्तेमाल करेंगे और उसमें इस्लाम के प्रसार की बात निहित नहीं होगी, इसको किसी भी रूप में कोई भी व्यवस्था, कोई भी राजनीतिक प्रणाली या पॉलिटिकल सिस्टम नजरअंदाज नहीं कर सकता है। और जो अगर नजरअंदाज करता है तो उसको कीमत उठानी पड़ती है या चुकानी पड़ती है, जैसे कि हाल ही में बांग्लादेश ने चुकाया, जैसे कि पाकिस्तान में हिंदुओं ने चुकाया है, और जैसे कि सूडान में चुकाया जा चुका है। तो बिना इसको नजरअंदाज करके कैसे वक्फ एक्ट को इतने ड्रैकोनियन पावर्स दिए जा सकते हैं, प्रश्न है। फिर उसके बाद अगली चीज क्या कहा जा रहा है, सूरा 5 और उसकी 55 जो आर्टिकल है या उसकी आयत है, उसमें कहा गया है, ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया है कि तुम्हारे दोस्त केवल मुसलमान ही हो सकते हैं। तो जब एक आयत में कहा जा रहा है कि तुम्हारे दोस्त केवल एक मुसलमान ही हो सकते हैं, सूरा 5 और आयत 55 में, ऐसे में कोई मुसलमान भला अपनी संपत्ति को किसी गैर मुसलमान को इस्तेमाल करने की इजाजत भला क्यों देगा? वो तभी दे सकता है जब वह संख्या में बहुत कम हो, बहुत ही माइनॉरिटी हो, और उसे डर हो कि कहीं मेजॉरिटी हमारा डिस्ट्रक्ट, हमारी संपत्ति को डिस्ट्रॉय ना कर दे या हमारे राइट्स छीन ना ले। तो मुसलमानों का यह डर इसलिए जायज होता है क्योंकि वह अपने जो धार्मिक किताब की व्यवस्था है उसको फॉलो करते हैं, और उनके दिमाग में यही रहता है कि सभी मजहबों में इसी प्रकार के लक्षण मौजूद होंगे, क्योंकि दूसरे मजहब के ग्रंथों को पढ़ना तो उनके लिए शायद हराम ही जैसा है। तो अब हम देखते हैं अगली चीज क्या दिखाया जा रहा है इसमें। तो जब हम इस चीज को देखते हैं तो उसमें लिखा क्या गया है, सूरा 48 आयत 29, जो लोग अल्लाह के रसूल मोहम्मद के साथ हैं वे काफिरों के प्रति कठोर और आपस में दयालु होते हैं। अब ध्यान रखेंगे, यानी एक मुसलमान केवल आपस में ही दयालु हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, जो संपत्ति वह अल्लाह के नाम पर ट्रस्ट को सौंपेगा तो वह केवल मुसलमानों के प्रयोग के लिए ही देगा, क्योंकि आपस में वह दयालु है और दूसरों के लिए कठोर है, और यह अल्लाह का आदेश है। घबराइए मत, कभी मैं जब आतंकवाद पे चैप्टर्स अपने लेकर के आऊंगा तो उसमें इसकी सभी आयतों का विस्तृत वर्णन करूंगा कि किस सूरा में है, सूरा का नाम क्या है और आयत के लिखने के कारण क्या हैं। फिलहाल आप इतने से संतुष्टि कर लें अपने आप को। तो जो लोग अल्लाह रसूल को, मोहम्मद को, जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद को मानते हैं वे दूसरे धर्मों के साथ दयालु नहीं हो सकते, दूसरे मजहब के लोगों के साथ। फिर इसी में दिया गया है सूरा 2 और आयत 191 कि तुम उन्हें जहां भी पाओ कत्ल करो। आप समझ के होंगे, पहला विवाद, जैसा कि मैंने पूर्व में जो थ्योरेटिकल लेक्चर लिया है उसके इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि क्या वक्फ एक्ट की, वक्फ बोर्ड की संपत्ति सभी के द्वारा प्रयोग की जा सकती है।
तो कैसी संपत्ति होती है, वक्त की परिभाषा आप पीछे से देख लेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, केवल इतनी ही आयतें और इन इतने ही सुराव में नहीं लिखी गई है, बल्कि इसके और भी कई प्रावधान हैं जिसको मैं अपने समय सीमा के कारण यहां रख नहीं पा रहा हूं और टॉपिक लंबी हो जाएगा। फिलहाल पहला आप समझ गए होंगे कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का इस्तेमाल कौन करेगा। इसको थ्योरी को लेकर के अलग समस्या है और व्यवहार को लेकर के अलग बिंदु दिखाई देते हैं। अब इसके बाद अगला क्या विवाद है, सेक्शंस पे अब हम डायरेक्ट पहुंच रहे हैं। तो जब हम सेक्शंस पे पहुंच रहे हैं तो इसके सबसे विवादित सेक्शंस आपको जो दिखाई देते हैं वो है 4, 5 और 6, यानी 4, 5 एंड 6। क्या है 4, 5 एंड 6? इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्वे को लेकर के ये आर्टिकल्स प्रावधान कर रहे हैं। जब सर्वे की बात होती है तो यह सर्वे क्यों अपने आप में विवादित सेक्शन है, इन सेक्शंस में एक विवादित प्रावधान करता है जिसके लिए किरण रिजिजू ने अमेंडमेंट की बात कही है 2024 में और विपक्ष ने इसका विरोध किया। तो सबसे पहला क्या है कि इसमें कहा जा रहा है कि राज्य सरकारें हर 10 वर्ष पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सर्वे कराएंगी कि कहां है ये संपत्तियां। अब प्रश्न है कि क्या राज्य सरकारें हिंदुओं, सिखों, जैनों की संपत्ति का भी सर्वे कराती हैं? जब राज्य सरकारें किसी हिंदू धार्मिक संस्थान की संपत्ति का सर्वे नहीं कराती, किसी सिख और किसी बौद्ध और जैन धर्म की संपत्ति का सर्वे नहीं कराती है, तो वह किस अधिकार के तहत मुसलमानों की संपत्ति का सर्वे करा रही है? अब देखें, जाहिर सी बात है इन्हीं सेक्शंस के तहत ये प्रावधान किए गए हैं। तो सर्वे को लेकर के पहला विवाद तो यह है कि अन्य धर्मों के साथ भेद कर रही है सरकार। फिर अगली चीज कि इन्हीं सेक्शंस में कि आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो सेक्शन 8 है जिसमें कहा क्या गया है, यह भी एक विवादित सेक्शन है। सेक्शन 8 में कहा गया है कि राज्य सरकार जो सर्वे कराएगी वक्फ बोर्ड की संपत्ति का, उसके लिए जो खर्चा आएगा वह राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट ही वहन करेगी। सिंपल सी बात है, एक तो अन्य धर्मों की संपत्ति का ये सर्वे नहीं कराएंगे, केवल मुस्लिमों की संपत्ति का सर्वे कराएंगे। दूसरी चीज है वह संपत्ति के सर्वे के लिए पैसा राज्य सरकार के खजाने से दिया जाएगा। यह भी अपने आप में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 27, जैसा कि मैंने अपने विद्यार्थियों को पॉलिटी के लेक्चर्स पढ़ाते हुए बताए थे, इसमें लिखा क्या गया है कि अब टैक्स पेयर्स के पैसे से राज्य किसी मजहब विशेष को प्रमोट नहीं करेगी या मजहब विशेष को संरक्षित नहीं करेगी या प्रोटेक्ट नहीं करेगी। गवर्नमेंट की यह पॉलिसी यहीं पर विवादित हो जाती है कि हम टैक्स पेयर्स के पैसे से मुस्लिमों के हितों की रक्षा क्यों की जा रही है। तो सेक्शन 8 भी एक बड़ा ही विवादित है। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो और भी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, और पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए तो ही है। फिर इसके बाद क्या है इसमें विवादित पक्ष, इसी में कहा जा रहा है, खासकर सेक्शन 6 में जब हम पहुंच रहे हैं, तो यदि सर्वे में मेरी और आपकी जमीन यदि वक्फ बोर्ड के अधीन चली जाती है, यानी वक्फ बोर्ड की तरफ से सरकार ने सर्वे कराया और कहीं मेरी और आपकी जमीन वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया कि ये मेरी जमीन है, तो ऐसी स्थिति में हमें और आपको नोटिस भी नहीं दिया जाएगा और हम और आप अपनी जमीन खो देंगे। जरूरी नहीं है कि आज सर्वे हुआ तो उस सर्वे के बाद तुरंत ही वक्फ बोर्ड कब्जा करने आए, वह हो सकता है 10-12 साल बाद आए। अब देखें, और जब 10-12 साल तक आपने कोई आवाज नहीं उठाई है तो निश्चित तौर पर वह उसकी मान ली जाएगी। ऐसा इसमें क्या बात कही गई है? इसमें कहा गया है कि अगर किसी की संपत्ति आती है वक्फ बोर्ड की संपत्ति के दायरे में तो उस व्यक्ति को वक्फ बोर्ड नोटिफिकेशन भी नहीं भेजेगा। इसके हालिया एग्जांपल्स मैं आपको दे दे रहा हूं, कौन कौन से दिखाई देते हैं। तो नोटिफिकेशन क्यों नहीं भेजेगा? यदि मान लीजिए मुझे नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है, मेरी संपत्ति किसी के हाथ लग गई है, तो ऐसी स्थिति में मैं कहां से जानूंगा कि वो संपत्ति मेरी है? जब जानूंगा तभी तो मैं मुकदमा लड़ने जाऊंगा। अब देखें, अगर सार्वजनिक नोटिफिकेशन और गजट को मैंने नहीं देखा है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और हम और आप डेली बैठ करके सार्वजनिक गजट या पब्लिक गजट नहीं देखते रहते हैं अखबारों के। आपके एग्जाम्पल से मैं प्रमाणित कर लूं कि हाल में कौन कौन सी घटनाएं हुई, इसको लेकर के आप जानते हैं, मगर आप जानते नहीं है कि ये इसी सेक्शन से मौजूद है। कि सबसे पहले देखेंगे, तुरंत का उदाहरण है कि वक्फ बोर्ड ने बेंगलोर के एक 5 स्टार होटल आईटीसी विंडसर को अपनी संपत्ति बता दिया। अब इस 5 स्टार होटल के मालिक
पूरी तरीके से उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई और वो जाकर के कंप्लेन कर रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है यहां पर, कि यहां पर समस्या यह है कि जब आपको नोटिस प्राप्त नहीं और किसी तरीके से आप जान लिए और खाली कराने की आपकी जमीन कोशिश की गई, तो आपको वक्फ बोर्ड के अधीन बने हुए वक्फ ट्रिब्यूनल के पास ही जाना होगा। आप सिविल न्यायालय नहीं जा सकते हैं। यानी चोरी भी यही कर रहे हैं और मुकदमे में जज के रूप में भी यही बैठ रहे हैं। यह कितना बड़ा विवादित विषय है। तभी मैं उस ट्रिब्यूनल वक्त ट्रिब्यूनल पे आगे अलग सेक्शंस में चर्चा करता हूं, उसकी विवाद को फिलहाल यहां समझ लें। आईटीसी विडसर चला गया, फिर उसके बाद क्या चीज दिखाई दे रहा है, कोलकाता का टालीगंज, फिर उसके बाद है रॉयल क्लब जैसी संस्थाओं पर वक्फ बोर्ड ने दावे पेश कर दिए, इस पर भी दावा कर दिया। अगर आप देखें तुरंत की घटना में, तो हाल ही में मध्य प्रदेश में एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 3 संपत्तियों को वहां के हाईकोर्ट ने किसी तरीके से वक्फ बोर्ड के चंगुल से छुड़ाया है। क्या इतनी सारी बातें देख करके आपको नहीं लगता है कि वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट की जरूरत है? और ये ड्रैकोनियन क्लॉजेस या जो सेक्शंस हैं आपके लिए कितने घातक सिद्ध हो सकते हैं। हद तो तब हो गई जब इन लोगों ने द्वारिका के 2 द्वीपों पर अपना दावा ठोक दिया। वे 2 द्वीप जो हजारों सालों से चले आ रहे हैं। अब आप खुद ही बताइए कि इसमें कितने बड़े लफड़े हैं। फिर जब हम सेक्शन 6 को देखते हैं, तो यह सेक्शन 6 ही पूरे वक्फ एक्ट का मेरी निगाह में सबसे विवादित और सबसे डिस्प्यूटेड है। लॉ के स्टूडेंट अगर सुन रहे हो तो ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पीसीएस और आईएएस की प्री में तो पूछा ही जाएगा। और अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भी आपको इसे समझना चाहिए। व्हाट इज सेक्शन 6, क्या है इसको विवाद है। तो इसमें वही विवाद है जो मैंने अभी आपको पीछे कहा कि यदि हमारी आपकी किसी की संपत्ति वक्फ बोर्ड के सर्वे में वक्फ बोर्ड की हो जाती है, तो हमें और आपको क्लेम करने का अधिकार, जानने का अधिकार भी नहीं है। और हमें कहां जाना पड़ेगा? वक्फ ट्रिब्यूनल के पास। हालांकि इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय पे व्याख्याएं भी दी हैं। इसके लिए थोड़ा सा हम पिछले लेक्चर को सुने हो तो मैंने बताया था कि वक्फ एक्ट सबसे पहले 1923 में आया था, 1923 में, जो कि सिया और सुन्नी के विवादों को सुलझाने के लिए आया था। आजादी के बाद जो वक्फ बोर्ड बना वह नेहरू जी के द्वारा गठित किया गया और वो जन कल्याण के उद्देश्य से गठित किया गया था। लेकिन इसी 1954 जो कि 1955 में पूर्ण रूप से लागू हो रहा है, उसी की आड़ में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्याएं भी दी सेक्शन 6 को लेकर के। जैसे कि 1979 का इसका एक वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि एक हिंदू की गैर मुसलमान की जमीन चली गई थी वक्फ बोर्ड के सर्वे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा अपने फैसले में कि यदि किसी गैर मुसलमान की संपत्ति वक्फ बोर्ड के सर्वे में चली जाती है तो वह व्यक्ति उसके नोटिफिकेशन को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। किसके? वक्फ बोर्ड के। अब आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा, अभी तो कुछ देर पहले मैंने कहा है कि वक्फ बोर्ड उस व्यक्ति को नोटिस भी नहीं जारी करेगा, और फिर मैं यहां बोल रहा हूं कि वह व्यक्ति उसके नोटिस को मानने के लिए बाध्य भी नहीं होगा। तो क्या कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस नहीं है मेरे द्वारा? नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं। अभी समझते रहिएगा इस चीज को लेकर के। ये कॉन्ट्राडिक्टरी इसलिए बन रहे हैं क्योंकि 2013 में जो नेहरू जी वाला वक्फ एक्ट है उसको समाप्त करके नया एक्ट लाया गया। हालांकि ये लाया गया 1995 में, नेहरू जी वाले एक्ट को समाप्त करके। इसमें संघीय नेताओं की बड़ी भूमिका थी, लेकिन 2013 में यूपीए गवर्नमेंट ने उसको नए नए अधिकार सौंप दिए, और ऐसे अधिकार सौंप दिए जिससे कि हिंदू सिख सबके हित प्रभावित हो रहे हैं। नेहरू जी के एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सारा खेल सपा आदि का है जो कि यूपीए गवर्नमेंट के पार्ट थी। अब अगली चीज को देखें, तो जब ये चीज है तो कुल मिलाकर के अगर आप देखते हैं तो 1923 में जो वक्फ एक्ट आ रहा है और जो 2013 का अमेंडमेंट वाला वक्फ एक्ट है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। देयर इज नो सिमिलरिटी बिटवीन देम। केवल नाम के लग रहा है कि 55 वाले और 13 वाले एक ही जैसे होंगे, दूर दूर तक अंदर कंटेंट में समानताएं नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या 1979 में कहा कि इसमें हिंदुओं या गैर मुसलमानों की संपत्ति अगर आ रही है तो वह इनकी नोटिस को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में रमेश गोविंद राम केस में भी दोहराया था कि गैर हिंदू की जमीन अगर चली जा रही है तो वह वक्फ बोर्ड की नोटिस मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। इसी के बाद यूपीए गवर्नमेंट के भीतर उथल पुथल मचनी चालू हो गई और यूपीए गवर्नमेंट ने फाइनली 2013 में अपने द्वारा पूर्व में बनाए गए 1995 वक्फ एक्ट में संशोधन कर दिया
और अमेंड करके कह दिया कि नहीं, अब नोटिफिकेशन भी भेजने की जरूरत नहीं होगी। यानी पुराना ये प्रावधान नहीं है नोटिफिकेशन भेजने का, ये नया इंक्लूड हुआ है 2013 में। और दूसरी चीज क्या कहा कि यदि किसी गैर मुसलमान की जमीन भी इसके दायरे में आ रही है तो वह सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है, बल्कि सीधे और सीधी वक्फ ट्रिब्यूनल के पास ही जाएगा। और वक्फ ट्रिब्यूनल के मेंबर्स कौन होंगे आपको पता ही है। नेक्स्ट, अब इसके बाद अगला जो डिस्प्यूटेड क्लॉज जो सेक्शंस आ रहे हैं वो है सेक्शन 53 और 54। 53 और 54 में क्या कहा गया है कि वक्फ बोर्ड को, अगर मान लीजिए मेरी और वक्फ बोर्ड के साथ कोई मुकदमा चल रहा है तो वक्फ बोर्ड को सिविल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां हैं, इसके ट्रिब्यूनल के जो पावर्स हैं, वो पावर सिविल कोर्ट से कहीं ज्यादा होंगे। लिमिटेशन आपको समझ में आई, डिस्प्यूट समझ में आया, क्यों इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है? क्या ये सारी बातें गजवाए हिंद की व्यू रख रहे हैं? मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, इसके लिए टेररिज्म का चैप्टर लेकर के आऊंगा। अब इसके बाद जब आते हैं अगले डिस्प्यूटेड सेक्शन की तरफ, तो अगला डिस्प्यूटेड सेक्शन क्या है? अगला डिस्प्यूटेड सेक्शन है सेक्शन 85, जिसमें वक्फ ट्रिब्यूनल के गठन की बात कही गई है। वक्फ ट्रिब्यूनल वही ट्रिब्यूनल है जो कि वक्फ बोर्ड में जा रहे सभी मुकदमों की सुनवाई करेगा, या फिर इसके किसी व्यक्ति के साथ या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ यदि संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट की सुनवाई ये वक्फ ट्रिब्यूनल ही करेगा। और इनके सदस्यों को जजों के बराबर लगभग अधिकार दिया गया है, या यूं कहा जाए एक सिविल सर्वेंट के बराबर अधिकार दिया गया है। जज साइड कर दिए सिविल सर्वेंट के, आईएएस अधिकारियों के पैरेलल। इसके मेंबर्स कौन कौन से होंगे इसको भी लेकर के डिस्प्यूट है। और दूसरे इस सेक्शन से क्या विवाद है अभी मैं बताता हूं। तो जो इसके मेंबर्स हैं, जो सबसे पहला मेंबर होगा वो कोई मुस्लिम सांसद होगा, दूसरा मेंबर मुस्लिम विधायक होगा, तीसरा मेंबर होगा एक मुस्लिम आईएएस अधिकारी, चौथे मेंबर की बात करें तो यह एक मुस्लिम टाउन प्लानर होगा, पांचवा मेंबर कौन होगा? मुस्लिम एडवोकेट, छठा मेंबर कौन होगा? मुस्लिम स्कॉलर। आप समझ गए होंगे, यानी राज्य सरकारें जब वक्फ बोर्ड का गठन करेंगी तो इनको शामिल करेंगी। अब इसको लेकर के विवाद क्या है? इस चीज को लेकर के तो सबसे पहला वक्फ ट्रिब्यूनल के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को लेकर के विवाद है सेक्शन 85 को। जैसे कि जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, और मैंने आपको पढ़ाया भी होगा, जो स्टूडेंट्स मेरे देख रहे हैं, तो उसमें जो ट्रिब्यूनल्स की बात कही गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात कही गई है, वह कही गई है आर्टिकल 323 ए में और आर्टिकल 323 बी में। इसमें कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का गठन स्टेट या फिर यूनियन गवर्नमेंट कर सकती है, यानी भारत सरकार कर सकती है, और किन किन मुद्दों पर करेगी उसका भी जिक्र है। तो सबसे पहला अजीबोगरीब और विवादी पक्ष तो यही है कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल है वो आपके आर्टिकल 323 ए और 323 बी का पार्ट है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए और वो ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए ट्रिब्यूनल्स के दायरे में आते ही नहीं है? अगर उसके दायरे में नहीं आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो सेक्शन 85 है वक्फ ट्रिब्यूनल, वह अपने आप में ही नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब अगली चीज, अगला लफड़ा क्या है? अगला लफड़ा विवाद आ रहा है इसका सेक्शन 101। उसमें क्या कहा गया है कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल के मेंबर्स होंगे, ये सारे मेंबर्स जो होंगे उनको सिविल सर्वेंट्स के पैरेलल अधिकार मिले होंगे, और जब सिविल सर्वेंट्स के पैरेलल अधिकार मिले होंगे तो जाहिर सी बात है जो सिविल सर्विस सर्वेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स दिए गए हैं 312 के से लेकर के 311 आदि में, वे सभी प्रोटेक्शंस इनको प्राप्त होंगे। यानी कि एक इस्लामिक स्कॉलर मुस्लिम धर्मगुरु है, वो हमारे आईएएस अधिकारियों की पैरेलल पावर होल्ड कर रहा है, भले ही वह मदरसे से पढ़ा हुआ हो। तो जाहिर सी बात है यह भी अपने आप में एक विवादित सेक्शन है और इसके क्लासेस विवादित हैं। फिलहाल यदि हम फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे पहले, दूसरे और इस दूसरे लेक्चर के, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि जब हम पूरी वक्फ बोर्ड को देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो क्या इसका स्ट्रक्चर है? तो जब स्ट्रक्चर पे पहुंचते हैं तो सबसे नीचे है जिला वक्फ बोर्ड, इसके ऊपर है राज्य वक्फ बोर्ड और इसके ऊपर है सेंट्रल वक्फ बोर्ड। कुल मिलाकर के केंद्रीय वक्फ बोर्ड और 32 राज्य वक्फ बोर्ड हैं, और वे सभी के सभी इन सभी विवादित सेक्शन से ही डील होते हैं, जिससे कि भारत के नागरिकों, इंडियन सिटीजन्स के राइट्स के वायलेट होने का खतरा उत्पन्न होता है। हालांकि अगर अब मैं बात करूं कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो ये तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया कि किस किस लेवल पे है। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपका सबसे पहला आपका वक्फ बोर्ड है,
उसके भीतर वक्फ ट्रिब्यूनल है और वक्फ बोर्ड के ऊपर एक वक्फ काउंसिल है जो कि 1964 में बनाया गया था। और यह वक्फ काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स भारत सरकार के अधीन काम करता है। तो सिंपल सी बात है, हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि पूर्ण रूप से हमारे अधिकारों का हनन कर ही रहा होगा और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप इस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ट्रिब्यूनल में इसके डायरेक्ट सिविल कोर्ट नहीं जा सकते हैं या डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो आप 30 साल तक मुकदमा लड़ पाएंगे एक संस्था से? क्या ये पॉसिबल दिखाई लगता है आपको? और पहले तो जब आपको नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगा तो मुकदमा ही 30 साल बाद चालू होगा, तब तक तो वक्फ बोर्ड का पूरा कब्जा होगा और उस संपत्ति का प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे, तो फिर पैसा कहां से लाएंगे मुकदमा लड़ने के लिए? और 30 साल का समय लंबा होता है। फिलहाल जो मैंने कुरान की आयतों का सहारा लिया इस्लामिक एथिक्स के दायरे में, इसका मैंने परीक्षण किया, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स के दायरे में मैंने इसका परीक्षण किया, तो उसके बाद लगता है कि निश्चित ही वक्फ एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो पूरी तरीके से ड्रैकोनियन हैं। यदि आपको मेरा यह लेक्चर समझ में आया होगा तो उम्मीद करता हूं कि आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकॉन को दबाएंगे, और ऐसे ही दूसरी डिस्प्यूटेड इश्यूज को मैं लेकर के आता रहूंगा। आप जागरूक बनिए, अवेयर बनिए और अपने राइट्स और अधिकारों को समझिए। जाति और धर्म में बटे बगैर ये भारत के नागरिकों के अधिकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि कैसे कोई डेमोक्रेटिक स्टेट में कोई इंस्टीट्यूट्स आपके राइट्स को इस तरीके से वायलेट कर सकती है। मुद्दा हिंदू या मुसलमान का नहीं, बस केवल मैंने कुरान की आयतों का इसलिए सहारा लिया क्योंकि ये कुरान की आयतें ही जिम्मेदार हैं दुनिया के कई देशों से डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए। तो क्या ऐसे ड्रैकोनियन प्रोविजंस आपकी डेमोक्रेसी को थ्रेट नहीं उत्पन्न करेंगे? एक बार जरूर सोचिएगा और इस चैनल पे बने रहिएगा। फिर मिलते हैं नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।